कि हाउ सेफ दुबई एज अ इन्वेस्टमेंट। डेवलपर ने कमिट किया है कि वो 50% टावर फिनिश कर देगा तब तक, बट नहीं हुआ है तो आपका पैसा डेवलपर को जाएगा ही नहीं। इतनी डिमांड कहाँ से आती है? दुबई में खरीदने वाले कौन होते हैं? टॉप 5 नेशनलिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर इंडियंस है, 1 करोड़ में नहीं मिलते। कौन? अगर सभी लोग इन्वेस्ट ही करेंगे जी उसका यूटिलाइज करने वाला कौन होता है? हाँ, 4 लोग ओन करते हैं फाइनल यूजर तक पहुंचने से पहले ही। दुबई इज नॉट अ लोकल मार्केट, इट्स अ ग्लोबल मार्केट। पैसे की मनी ट्रांसफर प्रोसेस क्या रहती है? आपने प्रॉपर्टी ब्लॉक करना जरूरी है। अगर कोई बंदा 3 साल पहले गया है और वापस वो जाना चाहते हैं तो उसको नया दुबई देखने मिलेगा। जी, क्या जी। बात सही है? जी, एक रोड है जिससे मैं रोज अपने ऑफिस जाती हूँ और वहाँ पे कोई ब्रिज है। मैं एक दिन जा रही थी, मैंने तो देखा, मैंने कहा ये ब्रिज कब बन गया। नमस्कार दर्शक दोस्तों, दिस सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। और मेरे साथ आज गेस्ट उपस्थित है अंकिता मिश्रा जैन जी, जो सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है नेस्ट सीकर्स। ये नेस्ट सीकर्स कंपनी है दुबई में, खास करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का काम करती है। अब आपको लगेगा कि मैंने ये एपिसोड और ये पॉडकास्ट उनके साथ क्यों किया, तो हम ये चाहते हैं कि दुबई के ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो बहुत ज़्यादा सूरत में होने लगे। हम सभी को एक मंच पर लाके हमारा जो SDCCI ग्लोबल एक्सपो होने जा रहा है, वहाँ पर एक साथ एक छत्र के नीचे इकट्ठा करना चाहते हैं। वजह यही है कि अगर आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक 8-10 कंपनी एक साथ होनी चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके और आप उसमें से एक कंपनी को सिलेक्ट कर सके अगर आपके पास पैसा है तो। अंकिता जी, आपका हार्दिक स्वागत। नेस्ट सीकर्स, Thank you. ये जो शब्द है वो कहाँ से आया? नेस्ट सीकर्स हमारे सीईओ हैं हुसाम सलामी, उनकी कंपनी है। हम दुबई में बिजनेस बे में काम करते हैं। नेस्ट सीकर शब्द जैसा हम बोलते हैं कि नेस्ट चिड़िया का घोंसला और सीकर्स हम आपके लिए ढूंढते हैं, तो वहाँ से ये शब्द निकल के आया है नेस्ट सीकर्स। हमारा ऑफिस बिजनेस बे दुबई में है। हम लाइसेंस्ड ब्रोकर एजेंसी है वहाँ पे और वी आर अ बिग टीम। 60 से 70 लोगों से ऊपर हमारे पास टीम है। 200 प्लस डेवलपर्स के साथ में हम काम करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आप एक ही हब के अंदर सब कुछ लाना चाहते हैं, तो हम दुबई के टॉप 10 डेवलपर्स ले लीजिए, ईमा, डमैक, सोभा, डेन्यू, दुगास्ता, जो भी आप सोच सकते हैं, प्लस जो आप दूसरे भी डेवलपर्स हैं 200 प्लस में सभी आ जाते हैं। तो हमारे पास दुबई के, यूएई के सारे प्रोजेक्ट्स का एक्सेस होता है। मतलब कि दुबई में जितने भी अलग अलग कंपनियां हैं जो प्रॉपर्टी में काम कर रही है, जी उन सब का एक्सेस आपके पास है और जी उन सभी बिल्कुल। के लिए आप काम करती हैं। जी बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन इज, दुबई के अलावा आपकी कंपनी और कई देशों में, मतलब आप आज इंडिया में आए हैं, जी ऐसे कई देशों में काम करते हैं। जी जी, हम बिल्कुल सब देशों में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा हमारी टीम बहुत बड़ी है, तो हमारे पास स्पीकर्स, क्योंकि लैंग्वेज भी आपको चाहिए, तो हमारे पास इटालियन, जर्मन, टर्किश, इराकी, इंडियन तो है ही, मैं बात कर ही रही हूँ आपसे, फ्रेंच और अरबिक। तो कम से कम नहीं तो 15 लैंग्वेज के स्पीकर्स और टीम हमारे पास है। हमारी टर्किश टीम बहुत बड़ी है, 15 से 20 लोग है। वही हमारा यहाँ पे भी उद्देश्य है, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे टॉप इन्वेस्टर्स हैं, तो हम इंडिया की टीम भी एक बड़ी टीम करना चाहते हैं और सूरत से हमने शुरुआत करी है। अंकिता जी, आपकी सर्वे क्या कहती है, भारत में कौन से शहर से दुबई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? जी, अभी तो देखा जाए शहर की यदि बात करें तो दुबई एक तरह से ग्लोबल मार्केट है। दुबई छोटा जगह है पर मार्केट ग्लोबल है, क्योंकि वहाँ पे यूएस, यूके सब जगह से इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंडियंस जो इंडिया में है वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, यूएस और यूके में भी जो है वो भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। यदि शहर पे आए तो शहर में अभी टियर 1 सिटीज जैसे बॉम्बे काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मुंबई के प्रॉपर्टी रेट्स ले लें या दुबई के प्रॉपर्टी रेट्स ले लें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दुबई में बहुत बेहतर मिलता है और प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है। तो टियर 1 में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ से अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। पर हम अभी काफ़ी ट्रैक्शन देख रहे हैं सूरत से भी और टियर 2 सिटीज़ से भी इंडिया की। तो इसलिए सूरत में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टी शो हो रहे हैं, बिकॉज लोगों को जानकारी नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ जानकारी लेके आए हैं और उनको बताने आए हैं कि आप दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। लाइक आपने सही बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ROI बोलते हैं। जी, ROI। अब सवाल ये कि हाउ सेफ दुबई एज अ इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सवाल जैसे हम अभी 2 दिन हमने रोड शो किया तो बहुत सारे लोगों ने भी हमसे पूछा था। सबसे अच्छी बात यह है कि दुबई में पूरा प्रोसेस डिजिटल है, तो हम जैसे कि बोलते हैं कि सेफ, सिक्योर और मॉनिटर्ड।
मतलब कि डिजिटल होने का मतलब ये है कि वहाँ की जो लैंड डिपार्टमेंट है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, वो पूरा प्रोसेस आप जब प्रोजेक्ट लेते भी नहीं हो, जब डेवलपर प्रोजेक्ट अनाउंस करता है वहीं से मॉनिटर होने लगता है। तो जब आप जैसे लेते हैं, सब कुछ डिजिटल है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है, आपके पेमेंट्स भी ऑनलाइन रहते हैं, और जो कुछ डेवलपर्स हैं जिस तरह से उनका पेमेंट सिस्टम होता है, क्रिप्टो भी वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है बहुत सारे डेवलपर्स के साथ में। तो आपका जो भी दस्तावेज हम बोलते हैं यहाँ पे, और साता खत जो बोलते हैं, वो भी आपका ऐप में आ जाता है, आप मॉनिटर कर सकते हो। आपका जो बिल्डिंग कितना डेवलप हो रहा है वो भी आप यहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। तो सब कुछ क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो वो बहुत सेफ है। इनफैक्ट आप जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पेमेंट आप करते हैं आपके प्रोजेक्ट का, मान लीजिए 2 साल में कंस्ट्रक्शन के दौरान, वो सीधा डेवलपर के अकाउंट में नहीं जाता है। वो एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। वो एस्क्रो बैंक अकाउंट में डीएलडी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, रेरा और एक बैंक असाइन होता है, वो कंट्रोल करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पेमेंट प्लान के हिसाब से आपको कोई पेमेंट करना है और डेवलपर ने कमिट किया है कि वो 50% टावर फिनिश कर देगा तब तक, बट नहीं हुआ है क्योंकि डीएलडी उसको इंस्पेक्ट करती है, तो आपका पैसा डेवलपर को जाएगा ही नहीं, वो एस्क्रो में ही रहेगा। तो वहाँ पे डीएलडी हर प्रोजेक्ट को 3 महीने में फिजिकली जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वो रिपोर्ट आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ऐप में देखते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की कि किस लिए किस तरह से दुबई में अपना इन्वेस्टमेंट सेफ है। जी अब सवाल आता है रिटर्न पे। जी आपने कहा कि मुंबई से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, जी कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी डिमांड कहाँ से आती है? दुबई में खरीदने वाले कौन होते हैं? दुबई में अगर 2 सवाल हो गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और खरीदने वाले। तो पहले दूसरा ले लेते हैं, वो आसान है आंसर करना। टॉप 5 नेशनलिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर इंडियंस हैं। जैसा मैंने कहा कि वहाँ के सिर्फ लोग नहीं लेते हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें इंडियन सबसे ऊपर है। फिर दूसरे नेशनलिटीज़ में आपके ब्रिटेन से बहुत लोग लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी टैक्सेस हैं। इंडिया में भी टैक्सेस हैं, यूएस में भी टैक्सेस हैं, तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स है। दुबई में देयर इज़ नो टैक्स, तो उसकी वजह से भी एक रिटर्न अच्छा हो जाता है। तो इंडियंस हो गए, ब्रिटेन हो गए, रशियंस हो गए, दूसरी नेशनलिटी यूएस से हो गए, अरब्स हो गए, टर्किश जो हैं वो भी वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहला तो आपका ये होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। जो आपका प्रॉपर्टी यदि आप आज ले रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का ले रहे हैं आप प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में नहीं मिलता है बट 1 करोड़ का यदि ले रहे हैं, तो कैपिटल अप्रिसिएशन एवरेज 25 से 30% है वहाँ पे ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे। कहीं एरियाज में ज़्यादा भी है, कुछ एक्सेप्शंस भी ऑफ कोर्स है, बट मैं एवरेज की बात कर रही हूँ कि इतना तो है ही है। उसके ऊपर अगर आप रेंटल यील्ड की बात करें तो रेंटल यील्ड 8% से लेके 14% तक का रेंज है। अब वो रेंज इतना इसलिए बड़ा है क्योंकि आप हॉलीडे होम पे डालते हैं या आप लॉन्ग टर्म रेंट पे डालते हैं, और आप किस समय पे इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस समय किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। द अर्ली यू गेट इन टू अ प्रोजेक्ट फेज तो बेटर दी ROI इज, क्योंकि आपका वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वहाँ पे कम रहता है। तो दुबई में इंडिया से ही नहीं, मुंबई से नहीं, पूरी दुनिया में अभी सबसे अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ROI है। क्योंकि आप बड़े शहर ले लें दुनिया के, लंदन ले लें या न्यूयॉर्क ले लें, या फॉर एग्जांपल रशिया में ले लें, बीजिंग ले लें, मुंबई ले लें, वहाँ पे औसतन जो ROI 3 से 5% का रहता है, जो हमारा डेटा बोलता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ग्लोबल मार्केट है तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे 3 से 5% रहता है। दुबई में मिनिमम आपका 8 से 9% तो है ही है। उसके ऊपर जैसा मैंने कहा कि और भी रहता है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपको एक अच्छी एजेंसी मिल जाती है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो आपका वो 10 से 12% भी बन सकता है। और कैपिटल अप्रिसिएशन तो अलग है ही, प्लस नो टैक्स। तो जो भी आपका अप्रिसिएशन है आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, वो आपके पास रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा इंडियंस को होता है इन्वेस्ट करने का, वो करेंसी वेरिएशन का है। फॉर एग्जाम्पल अभी 15 साल पहले जब मैं दुबई गई थी तो 1 दिरहम 11 रुपए का था, अभी वो 24-25 की तरफ जा रहा है। तो आपका करेंसी वेरिएशन की वजह से इंडियंस को और भी वैल्यू ऊपर हो जाता है। तो 3 फायदे एक तरह से देखा जाए कि भारत के लोगों को मिलते हैं। आपने सही बताया, लेकिन अब एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है, ये इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया, जी लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद जो बिल्डिंग बनेगी जी या जो होम बनेगा, जी इनकी रीसेल वैल्यू जी कितनी आती है? वहां हाँ। पर रहता है कौन? अगर सभी लोग इन्वेस्ट ही करेंगे जी
उसका यूटिलाइज करने वाला कौन होता है? हाँ, तो वहाँ पे एक प्रॉपर उन लोगों ने, आप बोले जाए कि एक तरह से ऑर्गेनाइज, जिस तरह से रूल्स बनाए हैं दुबई गवर्नमेंट ने या यूएई गवर्नमेंट ने, वो इस तरीके से कि जो इन्वेस्टर्स है उनका भी सिक्योर रहता है इंटरेस्ट, और जो एंड यूजर है या जो री इन्वेस्टर्स हैं, जब यदि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप, हो सकता है आप एंड यूजर को देंगे या जो सेकेंड टाइम इन्वेस्टर्स होंगे उसको देंगे, तो उनके लिए मार्केट ओपन हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाता है तो वो बैंक मॉर्गेज ले सकते हैं एंड यूजर्स वहाँ के, जो उनको 80% बैंक कवर कर देता है। तो जो लोग आपके लिए समझ लीजिए कि कैश नहीं दे पाते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान में, या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जब आपका प्रॉपर्टी रेडी होता है तो वो पूरा मार्केट एक तरह से उनके लिए ओपन हो जाता है प्रॉपर्टी लेने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, हम हमेशा बोलते हैं कि दुबई इज़ नॉट अ लोकल मार्केट, इट्स अ ग्लोबल मार्केट। बहुत सारे समय ऐसे भी होता है कि एक प्रॉपर्टी 3-4 लोग ओन करते हैं फाइनल यूज़र तक पहुंचने से पहले ही, तो क्योंकि उसमें उनका पैसा बनते जाता है। अ, एक समय पे मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे ज़्यादा नहीं कमाना है और मुझे वापस अपना पैसा लेना है। जी। व्हाट इज़ द प्रोसेस? जी, यदि आपको अपना पैसा लेना है, आप उसको प्रॉपर्टी को रीसेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम, जैसे मैंने कहा कि हम ब्रोकर कंपनी हैं, हम रेज़िडेंशियल, रेंटल, रीसेल, वेयरहाउस, लैंड, कमर्शियल, प्रिटी मच हम पूरा सब कुछ प्रॉपर्टी से लेके कवर करते हैं। तो मान लीजिए आपने मुझसे आज एक प्रॉपर्टी ली है और आप मुझे बोलते हैं कि अंकिता मुझे ये बेचनी है हैंडओवर के टाइम पे, या जब भी आप रीसेल करना चाहें, हम उस प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं अपने पोर्टल्स में दुबई में। तो वहाँ पे आपका प्राइस रहता है, वहाँ से हमें इंक्वायरीज आती है जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, फिर हम आपके पास प्रपोजल लेके आते हैं, और उस तरीके से वो प्रोसेस पूरा किया जाता है। वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें समय नहीं लगता है। एजेंसी का क्या परसेंटेज रहता है बीच में? जी, अगर चार्जेस की अगर बात करते हैं तो? आप हमें कुछ पे नहीं करते हैं। एजेंसी की हमारी सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उसमें बस हमारा पर्पज़ ये रहता है कि आप हमसे जुड़े रहें, और आगे भी जब आप बिज़नेस करें, हमें बेसिकली डेवलपर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है। आपके बायर्स के लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। यदि कोई और भी चार्ज करता है तो वो सही नहीं है। ठीक है अंकिता जी, अगर मैं खुद डेवलपर बनना चाहता हूँ दुबई जी। में, इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच बट व्हाट आर पॉसिबल। द रूल्स व्हिच इज़ रिक्वायर्ड? यदि आपको डेवलपर बनना है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा पहले एज अ डेवलपर, और उसके लिए जो भी वहाँ का लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ेगा। और जब आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वो आपको पूर्ण करना पड़ेंगे। तो जब आप बनना चाहेंगे तो आप हमें बताइए, तो हम आपको सही लोगों से कनेक्ट करेंगे वहाँ पे। अंकिता जी, आप बीच में आपने एक शब्द बोला, टैक्स फ्री। क्या मतलब होता है? दुबई सरकार कोई जी। टैक्स नहीं लेती आपकी इनकम पे? जी, बिल्कुल, दुबई सरकार में कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ़ एक कमर्शियल टैक्स है, बट आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब इंडिया में प्रॉपर्टी लेते हैं, जब आप कैपिटल गेन करते हो उसमें, मान लीजिए बेचने के टाइम पे, आप टैक्स देते हैं, मेरे ख्याल में 20% का, 20% का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को ऑन योर प्रॉपर्टी कैपिटल गेन। दुबई में वो कोई टैक्स नहीं है, इट्स ज़ीरो। तो यदि आप प्रॉपर्टी लिया है, आपने बेचा है, वो पूरा पैसा आप ही का होता है। तो उस पे गवर्नमेंट कोई भी कट नहीं लेती है, इसलिए उसको टैक्स फ्री बोलते हैं। यही बात ब्रिटेन में जैसे है, ब्रिटेन में और भी ज़्यादा टैक्स है, या यूके और यूएस, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर हम एक तरह से देखें, तो वहाँ पे टैक्स बहुत अधिक होता है। राइट। ये जो अपने यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जी। कितने कंट्री है इसमें? इसमें 7 कंट्रीज़ आती है, 7 एमिरेट्स बोलते हैं उसको, सिटी बोल लीजिए या एमिरेट्स बोल लीजिए। तो यूएई में 7 आते हैं, उसमें दुबई तो आप जानते ही हैं, अबू धाबी आता है, शारजाह आता है, रस अल खैमा आता है, जहाँ पे अभी नया कैसीनो बन रहा है, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी ऊपर हो गए हैं। अलेन आता है, इस तरीके से करके उम अल क्वैन, तो टोटल 7 एमिरेट्स। और साथों साथ एमिरेट में ये रूल सेम ही है? जी, यूएई के रूल्स हैं, वो अधिकतर सेम है। दुबई थोड़ा-सा और अधिक, आप बोल लीजिए दुबई, अबू धाबी, शारजाह थोड़ा-सा और अधिक अहेड है, कहा जाए तो, मतलब एडवांस है उनके रूल्स और प्रोसेसेस में। डिजिटली थोड़ा-सा और टेक है, उनका ऐप रहता है, सब कुछ रहता है। तो बाकी मार्केट अभी थोड़े-से ग्रोइंग है। पैसे की मनी ट्रांसफर प्रोसेस क्या रहती है? जी, मनी ट्रांसफ़र में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रहती है, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप पहले प्रॉपर्टी ब्लॉक करो। मनी ट्रांसफ़र सोचने से पहले भी आपने प्रॉपर्टी ब्लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाती है। ब्लॉकिंग के लिए बहुत नॉमिनल 5-10 लाख होता है। इट्स ओनली टू शो योर इंटेंशन दैट यू आर सीरियस। आपके पासपोर्ट कॉपी के साथ में वो डेवलपर लिंक देता है। जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ़ अपनी सर्विसेज़ देते हैं, आप हमें कुछ नहीं पे करते। डेवलपर जो लिंक देता है, उसी पे आप किसी भी कार्ड से वो पे कर सकते हो।
थोड़ा बहुत हम आपकी हेल्प कर देते हैं उसमें डिस्काउंट या वेव ऑफ करने के लिए, तो वो ब्लॉक होता है। बाकी पैसे ट्रांसफ़र में मेरे ख्याल में आप $250,000 बाय लॉ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक और प्रोसेस होता है जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि सूरत में बहुत सारे बिज़नेस लोग हैं, ओडीआई जिसे प्रोसेस बोलते हैं। यदि आपका बिज़नेस यहाँ पे ऑलरेडी है और आप एक सब्सिडरी दुबई में खोल लेते हैं या यूएई में खोल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता होता है वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करना। आपका समझ लीजिए कि 5 लाख से नीचे का काम होता है वो। तो वो आप सब्सिडरी कर लेते हैं और फिर यहाँ से आप वहाँ फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसपे ज़ीरो टैक्स होता है, क्योंकि वो कैपिटल मूवमेंट माना जाता है। उसमें फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो एक तरीका ये है, यदि आप दुबई में लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस भी करने का सोच रहे हैं, तो आप अपने यहाँ के बिज़नेस का एक सब्सिडरी ऑफिस वहाँ ओपन करके इस तरह से इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीगली। राइट, रेंटल की प्रोसेस क्या होती है? हमने सुना है कि ऐसी प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अ, मतलब कि एक होटल है, जी। उसके 250 रूम है जी। और मुझे सिर्फ एक रूम ब्लॉक करना है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। वहाँ पे 2 तरह से होता है, शॉर्ट टर्म रेंटल और लॉन्ग टर्म रेंटल। और जो आप बात करें उसको हम होटल अपार्टमेंट्स बोलते हैं। वहाँ पे जैसे बीएनडब्ल्यू ने ताज रसेल खामा में मजान आइलैंड में लेके आए, उसमें आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी का रूल ऐसा होता है कि होटल मैनेज करता है, आपका प्रॉपर्टी है। साल में आप 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए वो प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंज़्यूम कर सकते हैं। पर आपको फिर होटल को देना होता है, क्योंकि वो उन्हें बुक करना होता है। उसमें प्रॉफ़िट शेयरिंग आप होटल के साथ में करते हैं। तो वो एक तरह से हॉलिडे होम हो गया। दूसरा हॉलिडे होम का तरीका है कि आप अपना प्रॉपर्टी लेते हैं, आप किसी एयरबीएनबी जैसे कि बहुत फ़ेमस है, या कोई और लोकल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम करके उनको बोलते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप इसको प्लीज़ रेंट पे डाल दीजिए, हॉलिडे होम या शॉर्ट टर्म रेंटल पे। तो दे मैनेज ऑन योर बिहाफ। फिर लॉन्ग टर्म रेंटल रहता है, तो उसमें थोड़ा एश्योरेंस ज़्यादा हो गया। वो 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या उससे ऊपर 3 साल 5 साल का अगर आपको लॉक इन करना है। वो टेनेंट के साथ होता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आप बोलते हैं हमें अपना प्रॉपर्टी रेंट करना है, तो उसका भी हम लिस्टिंग करते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पे, इंक्वायरीज़ डालते हैं। वैसे तो हमारा नेटवर्क ही बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ के लोगों को भी बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है रेंट के लिए। तो कोई ना कोई जिसको भी एंड यूज़र को चाहिए, तो वो वहाँ पे हमें बताते हैं, हम उन्हें प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पसंद आती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट, एक अंतिम प्रश्न के साथ हमारे आपके साथ बात खत्म करेंगे। एसजीसीसीआई ने आपको ये ऑफर दिया है कि ग्लोबल एक्सपो हमारा होने जा रहा है। जी। हाउ यू लुक एट दिस ग्लोबल एक्सपो, और Yes. अगर आप पार्टिसिपेट कर रही है तो उसका पर्पस क्या हो सकता है? जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने हमें ऑफ़र किया ग्लोबल एक्सपो में पार्टिसिपेट करें। हम बहुत खुशी-खुशी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अभी हमने 2 दिन का शो प्रॉपर्टी शो हिल्टन गार्डन में भी लगाया था मेरी टीम के साथ में। ग्लोबल एक्सपो में हमें बड़ा एक्सपोज़र मिलेगा, हम लोगों से ज़्यादा बात कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, हम 200 प्लस डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, टॉप 10 डेवलपर्स हम सभी का प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं। पूरे यूएई में तकरीबन 2500 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमें थोड़ा जानकारी चाहिए होता है कि किस बजट में, किस में, तो हम बेस्ट प्रोजेक्ट्स एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छी ब्रोकर एजेंसी मिले जो आपको सही तरीके से आपके पर्पस के लिए गाइड कर पाए। जैसे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं, कुछ लोग खुद के लिए रहना चाहते हैं। बहुत मैं यहाँ पे लोग देख रही हूँ कि दुबई में रहने का भी सोच रहे हैं, तो वो उनको खुद के लिए भी चाहिए या रेंट के लिए चाहिए। तो अलग-अलग पर्पस हमें जानना होता है, थोड़ा बजट का इंक्वायरी रहता है, और फिर हम उसको शोकेस कर सकते हैं। हम डेफ़िनेटली आना चाहेंगे फिर से। सूरत हमें बहुत पसंद आया। जैसे मेरे फ्रेंड बोलते हैं सूरत खूबसूरत है, और यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं, दिल से भी। तो सूरत पीपल आर वेरी काइंड, वी रियली लव्ड इट हियर। अंकिता जी, थोड़ा बताइए दुबई के बारे में। हाउ जी। इट्स ग्रोइंग अप लाइक एनीथिंग? Yes. हर 2 साल में दुबई बदलता रहता है। जी। अगर कोई बंदा 3 साल पहले गया है और वापस वो जाना चाहते हैं तो उसको नया दुबई देखने मिलेगा। जी, क्या बात जी। सही है? जी, आप बात सही नहीं है। आप 3 साल बोल रहे हैं, आप कल जाएँगे और आ जाएँगे तो वही एकदम अलग है। तो वो बात एकदम अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक रोड है जिससे मैं रोज़ अपने ऑफ़िस जाती हूँ, और वहाँ पे कोई ब्रिज है। मैं एक दिन जा रही थी, मैंने तो देखा, मैंने कहा ये ब्रिज कब बन गया? तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो भी जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, वो पूरा नेट लगा के करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ट्रैफिक का। आपको सिर्फ जब बन जाता है, फंक्शन हो जाता है, तब आपको दिखता है तो बन गया। तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत-बहुत फ़ास्ट है।
बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ भी कंस्ट्रक्शन में एक्टिव है, रशियन भी है, अभी बहुत सारे ग्लोबल डेवलपर्स आ गए हैं, इंडिया से भी बहुत डेवलपर्स हैं। आपने इंडियन कंपनीज़ भी सुनी होगी, बीएमडब्ल्यू है, मुंबई से एल्टन है, डुगास्टा है, शोभा है, बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स और ब्रांड्स हैं। और ग्लोबल मार्केट है, तो ग्लोबल डेवलपर्स है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट होता है, ग्लोबल डेवलपर्स है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है। पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है, जैसे हम बिनगाटी के साथ अभी आए थे, बिनगाटी वहाँ का नंबर 1 डेवलपर रहा है पिछले साल इन टर्म्स ऑफ लोगों ने ट्रांजेक्शन्स जो किए हैं। वो आपको कोई भी हैंडओवर मैक्सिमम विद इन अ ईयर और लेस देन 2 इयर्स, अगर थोड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो 2 इयर्स होता है, बट विद 1 साल से सवा साल में आपको आपके हाथ में चाबी मिल जाता है। तो वो कंस्ट्रक्शन का जो मैंने बोला कि बहुत फास्ट पेस है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इसका मतलब, क्योंकि वो पहले बेस बना देते हैं फिर बेचना चालू करते हैं। तो इस तरीके से आप देख लें कि यू नो दुबई में अगर मान लो कि कोई डेवलपर के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, जी, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? उसका पूरा प्रोसेस है। प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो थोड़ा 6 महीने 7 महीने का डिले लीगली अलाउड है, 6 से 12 महीने का अगर मैं पेपर टर्म्स में बात करूँ, जो कि सभी जगह रहता है। उसमें पर यूजुअली होता नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो टाइम से पहले ही मिल जाते हैं, बल्कि वो टाइम लेके चलते हैं। आप समझ लें कि 95% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडओवर डेट पे मिल जाएंगे, एंड देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि 3 महीने 6 महीने पहले भी मिल जाए। यदि आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका प्रोसेस है, आप डीएलडी में कंप्लेंट रेज करते हैं, कस्टमर सर्विस सपोर्ट में, उसमें भी हम अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं। वहाँ पे टिकट रेज होता है, फिर वो डेवलपर के साथ इंक्वायरी बिठाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने कहा कि आपका पैसा एस्क्रो में रहता है, तो आपका पैसा डेवलपर को पूर्णतः जाता ही नहीं है जब तक कि वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है। तो आपका पैसा सेफ है, वो एस्क्रो अकाउंट डीएलडी और रेरा का ही होता है। तो यदि आप डिस्प्यूट डालते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी रेडी नहीं हुआ है और मेरा पैसा एस्क्रो में है, तो वो फंड्स आपको रिलीज कर दिए जाते हैं। अब दर्शक दोस्तों, हम दी सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बात कर रहे हैं अंकिता जैन, जो सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है नेस्ट सीकर्स कंपनी दुबई। तो अंकिता जी, बात में आगे बढ़ते हैं। वीजा एक शब्द होता है जी जिसे सबको डर लगता है। जी जब तक वीजा नहीं मिलता है, कोई न तो जा सकता है न तो आ सकता है। जी तो ये वीजा अलग अलग प्रकार के दुबई में हमने सुना है कि होता जी है। जी बिल्कुल होता क्या है। होता है? यदि आप दुबई घूमने आना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा रहता है। टूरिस्ट वीज़ा आपका 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक का भी बनता है, वो डिपेंड आप कितना आपका ट्रिप है, क्या प्लान करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी रिलेटेड बात करें तो इन्वेस्टर वीज़ा होता है, सिल्वर वीज़ा होता है और गोल्डन वीज़ा होता है। इन्वेस्टर वीज़ा यदि आप अपना वहाँ पे बिज़नेस खोलते हैं तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा दिया जाता है। सिल्वर वीज़ा एक होता है जो स्टार्ट होता है आपके समझ लें 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। अगर मैं आज के करेंसी रेट पे बात करूँ, तकरीबन यदि आप 2.5 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिल्वर वीज़ा मिलता है, वो जो 5 साल का होता है। उसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो यदि आप अपना प्रॉपर्टी पे बैंक का कैपिटल यूज़ करना चाहते हैं अपने कैपिटल की बजाय, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम है, तो आपको वो आसानी से हो जाता है काम, और आप अपना फंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा का रिक्वायरमेंट होता है 5 करोड़ का, जिसमें आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। उसमें जैसे मैंने कहा, इन वीज़ा में बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी फैमिली में बेटा अगर लेता है तो वो अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें आप इंश्योरेंस कर सकते हैं अपना, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी अवेल हो जाती हैं, और ऑफ कोर्स रह तो सकते ही हैं। उसके बाद वो रिन्यूएबल रहता है। आप 10 साल के बाद में वो बहुत ईज़िली ऑनलाइन रिन्यू हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। जस्ट उसका फ़ीस पे करना होता है और वहाँ पे एजेंसीज़ रिन्यू कर देती है। Dubai as an education hub, जी। can we say like this? Yeah, we can say this, but again, it's a global market, so it's a global education also. दुबई में 185 नेशनलिटीज़ रहती हैं, अगर आप बात करें तो एक तरह से समझ लें दुनिया की सब नेशनलिटीज़ है। और अभी दुबई की पॉपुलेशन में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे हैं। और करिकुलम की अगर बात करें तो जैसे इंडियंस तो वहाँ पे बहुत अधिक है ही, तो सीबीएसई करिकुलम हो गया, या इंटरनेशनल करिकुलम हो गया, या कैनेडियन करिकुलम, फ्रेंच करिकुलम, ब्रिटिश करिकुलम, वो सारे वहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। इनफैक्ट अभी तो आईआईटी आईआईएम भी खुल गया है वहाँ पे। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि उनके बच्चे स्कूल के बाद में किसी बाहर की
यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वहाँ पे सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आपको बाहर भी नहीं जाना, या आप वहाँ से अपने बच्चों को यूके या यूएस भेजना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ के भी बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ के स्कूल्स के वो फीडर की तरह बोलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के टाई अप रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ से अपने बच्चों को यूके यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में भी भेजते हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, मेरी खुद की बेटी भी जाती है, तो वहाँ का स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है। सब कुछ, बस ट्रांसपोर्ट तक भी वो कैमरा से मॉनिटर होता है, आप ट्रैक कर सकते हो। तो बच्चों को आप जब स्कूल भेजते हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहते हैं कि वो पूरी तरह से स्कूल में सेफ हैं। एकदम छोटे बच्चों की नर्सरी में तो रेगुलेशंस भी है कि ओनली फीमेल्स आर अलाउड। तो इस तरह के वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन स्कूल्स और कॉलेजेस को लेके तो और भी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो बच्चों की बात हो जाती अंकिता जी, एक लास्ट सवाल। है। जी कोई भी देश में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो देश का एक विजन जी होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम तीसरी महासत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं विश्व जी की, जी क्योंकि हमारा विजन है, वी जी टॉक अबाउट 2047। जी तो दुबई में भी इस ख्याल से 2040 का विजन की बात हो रही है, 2070 की बात हो रही जी है। जी पहले अपन बात करें 2040 की, जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। आपकी सरकार का विजन है? जी 2040 का जो यूएई गवर्नमेंट का विजन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। मैं अगर बात करूँ वो इस लेवल तक डिफाइंड है कि कितनी रोड्स होने चाहिए, कहाँ पे ब्रिजेस होने चाहिए, कहाँ फ्लाईओवर्स होने चाहिए, कहाँ स्कूल्स होने चाहिए। मतलब आप सोच लें कि उन्होंने सब कुछ डिफाइन किया है सारी कैटेगरीज को लेके। हाई लेवल बात की जाए तो उनका एक विजन ये है कि उन्हें अपना पॉपुलेशन डबल करना है। आज यूएई में 4 लाख लोग हैं, दुबई की अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख लोग हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है कि 7.2 या 7.8 तकरीबन 8 लाख लोग उन्हें करना है अगले 10 साल में। उसके लिए उन्हें शहर बड़ा करना है, इसलिए भी आप बहुत सारे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्योंकि जब लोग आएंगे तो उनके लिए घर भी चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्शन है। बाकी एक बहुत मेजर फोकस है ग्रीनरी पे, बिकॉज बहुत लोगों का रहता है कि वहाँ पे ग्रीनरी कम है। तो यूएई का टारगेट है कि यूएई अगले 10 साल में 300% ज़्यादा 300% ज़्यादा ग्रीन होगा। और इसके लिए उन्होंने मेक श्योर किया है कि डेवलपर्स जब कम्युनिटी बनाते हैं दे हैव टू डेडिकेट मिनिमम 25 to 30% लैंड टू द ग्रीनरी, प्लांट्स एंड वाटर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो एक उनका बहुत हैवी फोकस है। दूसरा उनका फोकस बहुत अधिक एआई पे भी है। एआई और क्रिप्टो की यदि बात की जाए, फिनटेक की बात की जाए, तो यूएई एक बहुत बड़ा हब है क्रिप्टो और फिनटेक बिजनेसेस के लिए। वहाँ पे अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, तो वो एआई में बेस्ट होना चाहते हैं। बाय 2040 दे वांट टू बी द बेस्ट इन एआई इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए वो लोग भारत से बहुत सारे स्टार्टअप्स को इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, और फंडिंग भी दे रहे हैं कि आप वहाँ पे बिजनेस डालिए। तो एक टेक्नोलॉजी फोकस है, एक लोगों के रहने के लिए ग्रीनरी फोकस है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का फोकस है। उसको अगर मैं सिंपल बोलूँ तो उन्होंने कहा है कि यूएई में यदि आप रहते हैं या कह ले दुबई में रहते हैं, कहीं पे भी आप 20 मिनट में पहुंच जाने चाहिए, ये एक उनका फोकस है। तो इस तरीके से वो फ्लाई ओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज ऑलरेडी अनाउंस हो गई है, 3-4 मेट्रो लाइन अनाउंस हो गई है। बेसिकली अगले 10 साल में आप दुबई में कहीं भी रहें 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, ये उनका एक स्टेटमेंट बोला जाए। और वो सिटी को और वॉकेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप यूरोप में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं कि आप बहुत वॉक कर सकते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे वॉकिंग पाथवेज भी उस प्लान का पार्ट है। तो राइट मैं अंकित, आपने बिल्कुल सही बोला कि वॉकिंग पार्क वगैरह होना चाहिए। अगर दुबई की बात करें तो वहाँ के ओरिजिनल लोग बहुत कम हैं, जी बाकी सभी लोग देश के लोग होते हैं। जी क्या जी व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एंड जी अगर इनके इतने कम लोग हैं तो उनके विकास के लिए सरकार इतना क्यों सोचती है? जी, अब कोई भी देश अपने विकास के, अपने लोगों के विकास के लिए तो सोचेगा ही। जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं पहले, तो वो उनके लिए सोचते हैं। उनके बेनिफिट्स भी अच्छे रहते हैं और अलग रहते हैं। यूएई की जो स्पिरिट हम बोलते हैं, यूएई स्पिरिट, वो ये है कि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं। इसलिए वहाँ पे 185 नेशनलिटीज़ हैं, सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। पर उनको ये भी पता है कि उन्हें सीखने के लिए सबसे और सीखना पड़ेगा। तो इंडिया उसमें उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटर है। आपने मोदी जी को देखा होगा कि वो बहुत बार विजिट कर चुके हैं यूएई पिछले कुछ सालों में। वहाँ से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो यूएई और इंडिया का एक बहुत क्लोज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पॉलिसीज हैं जो आई हैं ऑलरेडी और आएंगी भी। पॉपुलेशन वहाँ पे उनकी लोकल्स की कम है,
क्योंकि वो ऐसे ही था शहर। अगर आप बात करें 1960 में उनको पर्ल मिला था, तो तब से वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इसलिए एक ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन बढ़ाने का भी है। बट दे आर ओपन, वो सेल्फिश नहीं है कि हमारे ही लोग होने चाहिए। दे आर ओपन टू एवरी नेशनलिटी एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम द पीपल। तो दर्शक दोस्तों, ये थी मेरे साथ अंकिता मिश्रा जैन जी, नेस्ट सीकर्स के सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। अंकिता जी, आपका और आपके दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank आपने you. बहुत ही अच्छी बातें की दुबई के बारे में। लेट्स हैव अ न्यू वे टू इन्वेस्ट इन दुबई Yes. विद SGCCI। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल पार्टिसिपेट और कोलैबोरेट करना चाहेंगे SGCCI के साथ में। हमें समझ आया कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है। 2 दिन जैसे मैंने बहुत लोगों से बात किया है, मेरे कोलीग्स ने बहुत लोगों से मीटिंग्स और बात की है। मैं कहना चाहूँगी मीटिंग्स बहुत ही अच्छी थी, बहुत डिस्कशंस बहुत अच्छे थे। एक रियल इंटरेस्ट हमें लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट, कुछ लोग रहना भी चाहते हैं। तो आई एम श्योर देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल एंड मुझे लगता है कि हम सूरत बार-बार आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नए नए पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।